क्लास में बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ कवर करा था दैट इज एलपीजी। हम लोगों ने एलपीजी चैप्टर स्टार्ट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड देयर इज अ क्विक रिवीजन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सर एलपीजी सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का पार्ट था। सबसे पहले आपने ये बताया था कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आए थे, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस बताए थे आपने, 5-6 डिफरेंट रीजंस बताए थे कि एलपीजी मतलब कंट्री के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाना क्यों इंपॉर्टेंट आ गया, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आए। तो जैसे सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आपने अडॉप्ट करी, उसके सर दो मेजर्स थे, दैट इज स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स के फीचर्स, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स के फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और हमारे पास फीचर्स थे दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब था रिस्ट्रिक्शंस का हटना, और जहां से रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी वहां पर रिफॉर्म्स आएंगे। तो लिबरलाइजेशन की वजह से 5 सेक्टर्स में रिफॉर्म्स आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म एंड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स के बाद आप लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करी थी। देयर आर 2 पैराग्राफ्स अंडर द प्राइवेटाइजेशन, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड सेकंड इज फॉर पीएसयूज, दैट इज नवरत्नस। थर्ड हमारे पास चैप्टर का पार्ट था जो एंड और लास्ट पार्ट था, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन थी, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट्स इन इंडियन इकोनॉमी एंड आउटसोर्सिंग इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। WTO का पार्ट इंडिया बना गैट के बाद जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। एंड द लास्ट पार्ट इज इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को अप्रेस करो कुणाल सर, और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ये हम लोगों के पास पूरा चैप्टर था जो कि हम लोग अभी लास्ट क्लास के अंदर कवर कर रहे थे। मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया था चैप्टर के रिगार्डिंग। आज हम लोग चैप्टर को मैक्सिमम स्टार्ट करके इसे फिनिश करेंगे जी। सबसे पहले आप लोगों के पास रीजंस गिवन है, एक सेकंड। सबसे पहले बच्चे आप लोगों के पास रीजंस ही आएंगे। ये आप लोगों के पास रीजंस फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस। 1990 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, उस इकोनॉमिक क्राइसिस के ये पर्टिकुलर रीजंस हैं जी, जिसमें मेरे पास फर्स्ट रीजन मेंशन हुआ, दैट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर जी। फर्स्ट रीजन इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। आप सभी बच्चों को पता है कि 1950 टू 1990 इन 40 इयर्स के लिए आप लोगों ने सब कुछ गवर्नमेंट को ही दिया था, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मेन कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था। तो सॉरी, अब आप सॉरी बोल रहे हो कि सर हमसे सबसे बड़ी गलती यही होगी थी। दैट इज द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज द फर्स्ट रीजन फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस। पहला कारण ही यही है जी। तो महाजन क्या बोल रहा है, इन द 40 इयर्स पीरियड पब्लिक सेक्टर वाज, इन 40 इयर्स में आपने पब्लिक सेक्टर को क्या किया था, असाइन एन इंपॉर्टेंट रोल टू वर्क फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। However, except few public enterprises, सिर्फ कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस को छोड़कर द ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। कुछ पीएसयूज को छोड़कर बाकी सारी परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। द फर्स्ट रीजन फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट इज द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। सेकेंड रीजन बेटा, डेफिसिट इन बीओपी। आई थिंक कि अब आप लोग बीओपी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट which shows inflow and outflow of foreign exchange, which shows inflow and outflow of, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आया है। अरे वैभवी, अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आया है बेटा, तो डेफिसिट आने का मतलब क्या है कि इनफ्लो कम हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का और आउटफ्लो ज्यादा। दैट मींस एक्सपोर्ट कम हुए और इंपोर्ट, दिस इज आल्सो अ बिग रीजन फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस एट दैट टाइम। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन, सॉरी मैम, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, कह रही वहां जाके पढ़ाओ ना। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है किस चीज के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस का, दैट इज डेफिसिट इन बीओपी। क्या बोल, डेफिसिट इन बीओपी, यस सर।
जबकि उल्टा ये खुद कह रहा है, वंश कह रहा है सर हमने तो उल्टा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगाई हुई थी जिससे कि इंपोर्ट बिल्कुल भी ना हो और अपने कंट्री के अंदर ही हम प्रोड्यूस करें, उसके बाद भी वंश, उसके बाद भी ऐसा हो रहा था। लोगों को अगर कोटा टैरिफ देना पड़ रहा था तो वो रेडी थे, बट तब भी कहां से मंगवा रहे थे हाँ यार, और यही बात मैं यहाँ मेंशन भी करना चाहता हूँ वंश। वंश डेफिसिट इन बीओपी अराइजेस व्हेन द पेमेंट्स ऑफ इंपोर्ट्स एक्सीड, ये तो पता है मुझे, इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ, देख रहे हैवी टैरिफ लगाने के बाद भी वंश एंड कोटास देयर वाज अ शार्प राइज इन इंपोर्ट्स। अभी भी इंपोर्ट ज्यादा हुए, देख इतने टैरिफ पॉलिसी लगाने के बाद, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के बाद भी यार इंपोर्ट अभी भी ज्यादा थे, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट ज्यादा थे, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो कैसा आया, डेफिसिट। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अ स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ड्यू टू द लो क्वालिटी एंड हाई प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल। तो इंपोर्ट अभी भी ज्यादा थे और एक्सपोर्ट कम थे, इंपोर्ट ज्यादा थे और एक्सपोर्ट, ये क्या बोल रहा हूं, इंपोर्ट ज्यादा थे और एक्सपोर्ट कम थे, तभी आप लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैसा आया, डेफिसिट। ये भी एक रीजन था हमारी कंट्री में उस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस का। सो फर्स्ट रीजन इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, सेकेंड रीजन डेफिसिट इन बीओपी, डेफिसिट इन बीओपी, थर्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब होता है राइजिंग प्राइस सिचुएशन, मतलब कि उस टाइम पर गुड्स और सर्विसेज का प्राइस इतना बढ़ते जा रहा था कि रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटी भी बढ़ती जा रही थी, और प्राइस बढ़ना दैट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे, देयर वाज अ कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ड्यू टू द इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल, increase in money supply, yes come on, increase in money supply and shortage of essential goods। तो फर्स्ट कौन सा है मेरे पास, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, हाँ जी फर्स्ट मेरे पास कौन सा है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सेकंड कौन सा है, डेफिसिट इन बीओपी, डेफिसिट आया किसमें जी, बीओपी। थर्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। फोर्थ मेरे पास क्या है जी, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मुझे लगता है कि मेरी क्लास के सब बच्चों को पता होगा कि फॉरेन एक्सचेंज किसे बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मतलब होता है फॉरेन करेंसी, और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने पास कौन रखता है जी, आरबीआई। कौन रखता है, यहां देख लो सर, यहाँ थोड़ा एक्टिव हो जाओ जी, ये पार्टी के लिए बोल दो ना भाई, फोटो ऐसे डलेगी इसके ऐसे, पढ़ मत लेना है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो आरबीआई के पास अब फॉरेन एक्सचेंज होता है, वो क्या हो गया, फॉल, और इतना कम हो गया। देखो पता है कि हम लोग के पास 1 वीक के इंपोर्ट करवाने के फंड्स भी नहीं बचे थे, ये हालत हो गई थी। क्या बोल रहे हैं, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो बेटा अनिका इन 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू सच लोएस्ट लेवल एंड इट लेड टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन द कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू सच लेवल कि हमारे पास टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, टू फाइनेंस इंपोर्ट्स, यस क्या बोल रहे हैं, टू फाइनेंस imports for more than 2 weeks, to pay the interest that needs to be paid to the international end। ना हमारे पास इंपोर्ट करवाने के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, और जो ऑलरेडी लोन लिया हुआ था ना उसको रीपे करने के भी नहीं थे फॉरेन एक्सचेंज मेरे। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी निष्ठा एक रीजन था उस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस का। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट भी एक रीजन था उस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस का। डेफिसिट इन बीओपी भी और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी। मैं सिर्फ अभी आपको रीजंस ही बता रहा हूं जिसकी वजह से आपको माइंड में आए कि हाँ ये रीजंस है जिसकी वजह से 1990 में हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए बेटा। इकोनॉमिक क्राइसिस 1990। फिफ्थ, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। अब डेट के बर्डन, द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वाज मच हायर देन द रेवेन्यू, much higher than the revenue. As a result, government had to borrow money from the banks, public, from the international financial institutions. ये भी एक रीजन था उस टाइम पर क्या आने का, इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड लास्ट रीजन वाज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। एंड हु वाज मैनेजिंग एट दैट टाइम, गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ऊपर फर्स्ट केस पे, दैट इज द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये मेरे पास गीतांजलि रीजंस हैं, किस चीज के रीजंस है, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक
क्राइसिस, तो देख गीतांजलि क्राइसिस आगे क्या मेंशन है बेटा, क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स द इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो क्राइसिस की वजह से इंडिया को हेल्प लेनी पड़ी किससे बेटा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज आईबीआरडी, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। वन मार्कर में आ सकता है आईबीआरडी, हाँ इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज आईएमएफ। और हम लोगों ने लोन कितने का लिया, $7 बिलियन। अब लोन लिया तो सिर्फ एक ही शर्त पे लिया, हाँ जी, फॉर अवेलिंग द लोन, लोन लेने के लिए, महाजन लोन लेने के लिए, दीज इंटरनेशनल एजेंसीज expected India to liberalize and open up the economy, liberalize and open up the economy। कैसे, हटा दो रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, कम कर दो रोल किसका, गवर्नमेंट का, और हटा दो क्या, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। इसको देखकर हमारी कंट्री के अंदर हमने क्या अडॉप्ट कर ली बच्चे, न्यू इकोनॉमिक। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की डेट काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। यहाँ देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो कब अनाउंस हुई भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नहीं 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 नहीं, जुलाई 1991। इट कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसके दो मेजर्स लिए गए थे इसके अंदर। कौन से मेजर्स, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और कौन से मेजर, अब क्राइसिस तो आ गए थे, क्या आए थे, क्राइसिस। तो जो चीजें ऊपर नीचे थी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव थी, जिसको क्या करना था, बैलेंस, उसके लिए कौन से मेजर्स हैं, स्टेबलाइज। और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना, सेक्टर्स को चेंज करना, लोगों की ऑक्यूपेशनल पावर को चेंज करना, वो कौन से मेजर्स हैं जी, स्ट्रक्चर। तो देख जरा क्या बोल रहे हैं यार, द स्टेबलाइजेशन रेफर्स टू अ शॉर्ट टर्म मेजर। जैसे कि तू खुद कह रहा था, इन्फ्लेशन थी तो इक्वालिटी लिया, बीओपी डेफिसिट था तो उसको बैलेंस कर दे, बजट डेफिसिट आ रहा है तो उसको बैलेंस कर दे। तो ये चीजों को बैलेंस करने वाले मेजर, शॉर्ट टर्म मेजर्स, इनको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स। हाँ जी, इनको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन मेजर्स। क्या बोलते हैं इन्हें, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स इन्होंने भी दिए हुए हैं, कह रहे करेक्टिंग वीकनेस ऑफ बीओपी, बीओपी ठीक कर दो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तुम कह रहे थे कम हो गए, बढ़ा दो। कंट्रोलिंग, आप कह रहे थे इन्फ्लेशन है, सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दो, इक्वल पे ले आओ। तो चीजों को इक्वल पे लाना, बैलेंस करना, स्टेबलाइजेशन मेजर्स। पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना, दे रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म मेजर्स। क्या बोलते हैं इसे, विच एम एट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी। क्या एम है बेटा, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। बेटा पूरी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है यार, पूरे सेक्टर्स के बारे में बात हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तभी इन मेजर्स को कौन सा मेजर्स बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। तो बोल भी रहे लॉन्ग टर्म, क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म। अरे यार अगर कई पेपर में ये आ गया डिफरेंस बिटवीन स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स, नहीं लिख पाएंगे मैक्सिमम बच्चे, देख लियो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने स्टार्ट ही चैप्टर किया एलपीजी से, और अभी हमारा एलपीजी स्टार्ट भी नहीं हुआ मेन। अब जो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों क्यों आए थे और हमने उसके लिए फिर क्या किया, शुरुआत बताइए अभी। तो स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या लिखा है, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट। सेगमेंट्स तीन ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब इन दोनों के मेजर्स के फीचर्स हैं, मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देख ले। मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड, यहां से चैप्टर भी शुरू होता है इन बच्चों का। हाँ बेटा प्लीज। यस, इन्फ्लेशनरी प्रेशर वाज वन ऑफ द मेन कॉज, ये बोल। नहीं 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 नहीं, हमने $7 बिलियन लोन लिया जस्ट बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। एंड यस यस, आपको पता है वेन एवर वी बोरो फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ मोर इन्फ्लेशन। याद आ गया बजट, बस प्लीज आगे देखना, आगे देखो प्लीज, आगे देखो। अगर हम लोग वंश हर एक चीज में एफिशिएंट है, बेस्ट है, तो उसको और इंप्रूव करेंगे जी। हाँ जी, मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड, और सबसे पहले कौन सा आता है, लिबरलाइजेशन। राना, लिबरलाइजेशन,
Liberalization means removal of, come on, liberalization means removal of entry and growth restrictions on the private sector. क्या मतलब है लिबरलाइजेशन का? लिबरलाइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ, वो भी किसके ऊपर से? प्राइवेट सेक्टर। किसके ऊपर से? लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स डीरेगुलेट कर दो, रेगुलेशन को क्या कर दो? और रिड्यूस कर दो किसके रोल को? गवर्नमेंट के रोल को। किसको रोल को? तो लिबरलाइजेशन का पर्पस क्या था? टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ दी बाय एनकरेजिंग दी एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड। इंडिया के अंदर ना प्रोडक्शन और बिजनेस सिर्फ 3 लोग ही कर रहे हैं, एक प्राइवेट, एक पब्लिक, एक मल्टीनेशनल्स। हाँ, डोमेस्टिक तो 2 ही हैं, एक प्राइवेट और पब्लिक, एक बाहर के, ऐसे बोल दो, एक अंदर के और एक बाहर के, ये 2 लोग ही बिजनेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो पहले सिर्फ कौन कर रहा था? पब्लिक। और रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई थी कि कोई और भी नहीं करेगा, और खुद भी एफिशिएंट नहीं थे। सेकंड चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ा है कि गवर्नमेंट के सारे क्या क्या काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, यही तो पढ़ा सेकंड चैप्टर में। तभी तो लेके आया हूं एलपीजी, और तभी तो वो गलत वहां हुआ था, आज वो चीज यहां तो बता रहा हूं। खोल दो इकोनॉमी को, प्राइवेट को दो मौका, गवर्नमेंट के रोल को कम करो। जो तुमने वहां पॉजिटिव पढ़ा था, आज उसी चीज को खत्म करके नई चीजें लेके आ रहे हैं यार। चैप्टर का नाम आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज यार, एलपीजी। आप लोग मेरी बात सुनो, नहीं सोचोगे तो फिर इंडियन इकोनॉमी को लर्न करना पड़ेगा, जो मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप कोई स्टूडेंट करे लर्न यार। कितनी लर्न करोगे? करते रहोगे क्या? वर्ड टू वर्ड पढ़ते रहोगे और सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड लिख दोगे? सर एलपीजी क्यों लेकर आए? लिबरलाइजेशन क्यों लेकर आए? टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन। हाँ, लिबरलाइजेशन का मतलब रेस्ट्रिक्शन हटेंगी, जो वो कोटा रेस्ट्रिक्शन लगाई सब हटेंगी तो बाहर के लोग आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। हाँ, तो वही बताया, वो इंडिकेट कर रहे हैं टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। तो यस सर, जब हमारी कंट्री के अंदर लिबरलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। क्या मतलब? रिमूवल ऑफ। और जब कुणाल सर रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं, जब रिस्ट्रिक्शंस, तो वहां पर क्या आ जाता है यार? रिफॉर्म्स। जब रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं तो वहां पर क्या आ जाते हैं? रिफॉर्म्स। रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं तो वहां क्या आ जाते हैं? रिफॉर्म्स। क्या आ जाते हैं? और रिस्ट्रिक्शंस 5 जगह से हटी थी, तो 5 जगह क्या है? रिफॉर्म्स। क्या है? रिफॉर्म्स। फर्स्ट रिफॉर्म, कम ऑन, फर्स्ट रिफॉर्म। सेकंड, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। थर्ड, टैक्स रिफॉर्म। फोर्थ, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फिफ्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। ये हमारे पास डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स आए बच्चे, इन जगह पर रिफॉर्म्स आए। कुणाल सर फिर जो फर्स्ट रिफॉर्म है वो कौन सा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। आ जाओ आपको समझा देता हूं, लिबरलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रीज में क्या रिफॉर्म्स है। पहला रिफॉर्म इंडस्ट्रीज में आया, वो लाइसेंसिंग सिस्टम जो था ना, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, है ना, वो हटा दिया। इंडस्ट्रीज में पहला रिफॉर्म ये आया। अब देखो, जिसको सेकंड चैप्टर बेटर पता होगा वो इसको भी कर लेगा कवर जी। तो मेरे पास जो फर्स्ट आया था ना, वो क्या था? रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। महाजन जल्दी बोल, तभी फिनिश करेंगे यार। महाजन, न्यू पॉलिसी अबॉलिश दी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री। सिर्फ इन इंडस्ट्रीज को छोड़कर महाजन, बाकी किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और इससे पहले तो महाजन सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मोस्टली इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को लेने के लिए क्या चाहिए था? लाइसेंस। हटा दिया जी। नो लाइसेंस वर नीडेड। हेलो, अब लाइसेंस नहीं चाहिए नई इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, अपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने की लाइसेंस नहीं चाहिए, अपने डाइवर्सिफिकेशन करने की लाइसेंस नहीं चाहिए। बट चाहिए, क्यों चाहिए? कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, जो इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन से रिलेटेड है, उनके लिए आज भी चाहिए। डिफेंस के लिए आज भी चाहिए, केमिकल इक्विपमेंट्स के लिए आज भी चाहिए, जिससे मैक्सिमम हार्मफुल अटैक हो सकता है, इंपैक्ट आ सकता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए आज भी चाहिए लाइसेंस, बाकी किसी भी इंडस्ट्रीज के लाइसेंस नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। लिबरलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्री सेक्टर में रिफॉर्म आए, और पहला रिफॉर्म आया कि वो लाइसेंस सिस्टम को हटा दिया गया। मेरे पास सेकंड रिफॉर्म आया, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर। ये तो करना ही था, क्योंकि लिबरलाइजेशन की जो डेफिनेशन में ये है कि रिमूव द कंट्रोल द रोल ऑफ government, public sector. So yes, one of the striking feature was the substantive reduction in the role of public sector in the future industry development in a country.
पहले इंडस्ट्रीज के हाथ में शेड्यूल है, शेड्यूल बे, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, 17 करके हटा के 3 कर दी उसके लिए, बस 17 हटा के सिर्फ 3 कर दी भाई यार। डी रिजर्वेशन अंडर दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आपको पता होगा सेकंड चैप्टर के अंदर आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ गुड्स उनके लिए रिजर्व कर दिए थे। कुछ गुड्स क्या करे थे, कह रहे हटाओ, उसको बोलते हैं डी रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, डी रिजर्वेशन अंडर दी स्मॉल स्केल। सो मेनी गुड्स प्रोड्यूस बाय दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व। हाँ जी, क्या हो गया, हैव नाउ बीन डी रिजर्व। द इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर दी स्मॉल अंडरटेकिंग एनहांस टू ₹1 करोड़। पहले 5 लाख रुपीज में खुल जाती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब अमाउंट कितना लिखा हुआ बुक्स में जी, जबकि करंट में कितना है जी, 5 करोड़। सर MRTP एक्ट आ गया, क्या आ गया, तो जो ऑलरेडी रेगुलेशंस बने हुए थे उन्हें डी रेगुलेट करा और एक नए एक्ट के थ्रू इंडस्ट्रीज को रन किया कंट्री के अंदर। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए, और इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर में फर्स्ट रिफॉर्म आया रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डिक्रीज इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट, डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड MRTP एक्ट। ये 4 तरह के चेंजेस दिखे इंडस्ट्रीज में, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। यहां से मेरे पास शुरू हो जाते हैं बच्चों फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, और आपको पता होगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म फाइनेंशियल सिस्टम का होता है, और इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम हो या किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम हो, हर कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ एक ही काम करता है, पैसा सेविंग को कन्वर्ट करता है इन्वेस्टमेंट में, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। और उस टाइम पर सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कम करने का सबसे बड़ा रोल था ही किसका, बैंक का। सिर्फ किसका था जी, बैंक का। सिर्फ किसका था, बैंक का। रोल था ही किसका जी, बैंक का। तो इसलिए मैं उस फाइनेंशियल सिस्टम में सिर्फ बैंक के बारे में डिस्कस करूंगा। बैंकिंग के मतलब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में भी बेटा जो रिफॉर्म्स होंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से रिलेटेड होंगे। जबकि आज फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपके पास फाइनेंशियल मार्केट के अंदर और भी कैपिटल मार्केट भी होती है जी। कैपिटल मार्केट जो लोगों को कैपिटल प्रोवाइड करवाती है, शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज जिसमें होती हैं जी। बट उस टाइम पर कैपिटल मार्केट नहीं थी, उस टाइम पे सिर्फ एक ही मार्केट थी, एक ही चीज थी, दैट इज बैंक। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सिर्फ और सिर्फ बैंक्स में क्या क्या चेंजेस आए या बैंक से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए, आप सिर्फ इन सारे रिफॉर्म्स में यही पढ़ोगे जी। जैसे कि सर मेरा पहला चेंज आया बैंक के अकॉर्डिंग, सर चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। सर आरबीआई हमारे फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर था, सर उसकी रेगुलेशनशिप छीनकर अब वो रेगुलेट नहीं करेगा, अब उसको फैसिलिटेटर बना दिया कि आरबीआई सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगा फाइनेंशियल सिस्टम को, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को वो नहीं चलाएगा। फाइनेंशियल पूरे सिस्टम को एमसीए चलाएगी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हाँ निर्मला था, सीतारमन। फाइनेंशियल मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को, किसको, फाइनेंस को मैनेज करेंगे। तो अब फाइनेंशियल सिस्टम कौन हैंडल करता है? मिनिस्ट्री। कौन करता है? उस फाइनेंशियल सिस्टम को फैसिलिटीज देता है कौन? आरबीआई। पहले चलाता कौन था? आरबीआई। ये तो आरबीआई, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करवा रहा है? आरबीआई। तो क्या बोल रहे थे? रोल ऑफ आरबीआई, बोलो द रोल ऑफ वॉज रिड्यूस फ्रॉम दी, पहले क्या था? यस, पहले क्या था? रेगुलेटर टू क्या बन गया? ऑफ फाइनेंशियल। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर वॉज अलाउड टू टेक ऑन विदाउट कंसल्टिंग दी आरबीआई। अब जब वो रेगुलेटर है ही नहीं, वो सिर्फ क्या है जी? फैसिलिटेटर। तो मैक्सिमम चीजों के लिए आरबीआई से अब पूछने की जरूरत नहीं। ये पहला चेंज आया फाइनेंशियल सेक्टर में। दूसरा चेंज फाइनेंशियल सेक्टर में, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक थी। पहले सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के अंडर गवर्नमेंट थी, अब प्राइवेटाइजेशन आ गई भाई। 1990 आ गया भाई, न्यू इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। अब प्राइवेट के रोल को बढ़ा दिया गया कि आओ प्राइवेट वालों, आओ तुम भी आओ और तुम भी बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करो इंडिया के अंदर। तो क्या हुआ? ओरिजिन हुआ किसका? हुआ प्राइवेट बैंक का। द रिफॉर्म पॉलिसी लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स
इंडिया एज वेल एज फॉरेन। अब प्राइवेट सेक्टर को तो इंडिया के लोगों को बोल रहा है आओ तुम भी बैंकिंग बिजनेस ओपन कर लो। अगर तू इंडिया के लोगों को बोल रहा है ना कि कोई भी आके बैंक बिजनेस ओपन कर लो, मतलब तू पूरी कंट्री को बोल रहा है, क्योंकि तू WTO का पार्ट बन चुका है। मतलब अब बैंकिंग में तेरी कंट्री खुद के लोग तो आएंगे आएंगे, बाहर के लोग भी आएंगे तेरी कंट्री के अंदर बैंकिंग बिजनेस करने के लिए। तो जैसे हमारा क्या हुआ जी, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक में हम लोगों ने इन्विटेशन अपनी कंट्री के लोगों को तो दी, बाहर के लोगों को भी दी जी। फॉर एग्जाम्पल इंडियन बैंक्स आर ICICI, फॉरेन बैंक्स आर लाइक HSBC, इंक्रीज द कंपटीशन एंड बेनिफिट द कंज्यूमर। और हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट बैंक्स ऑलरेडी थे, हमारी कंट्री के अंदर हमारी कंट्री के प्राइवेट बैंक्स और आए, और हमारी कंट्री के अंदर बाहर के भी प्राइवेट बैंक्स आए, और इतने बैंक्स हो गए, इतने बैंक्स हो गए, इतने बैंक्स हो गए कि कस्टमर को फायदा होता है जी। अब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने भी आ जाए 3-4 लोग तो मजा आ जाए। ऐसे टेलीकम्युनिकेशन में आया था तो आज प्राइजेस तुम देख ही रहे हो जी। सोचो तो प्राइस कितने हो गए बच्चों, मतलब फ्री है कॉल्स यार ऑलमोस्ट यार। चलो ठीक है बाद में बात करेंगे। मुझे बड़ा फील होता है कि यार पहले व्हाट्सएप क्यों नहीं था यार। मतलब कि मुझे तो मेरी याद है कि मेरे डैड के पास जब फ़ोन हुआ करता था, जब वो पहली बार फ़ोन घर पे लेके आए थे, तो अराउंड 17 रुपीज़ पर मिनट कॉल थी। 17 रुपए लगते थे 1 मिनट के बात करने के। और जैसे ही 1 मिनट होने वाला था सारे फोन कर देते थे, क्योंकि 1 मिनट की ही बात होती थी। वो कम होते होते जब मैं 11th-12th में था तो 3 रुपीज 2 रुपीज तक चला गया जी। कॉलेज में थे, कॉलेज के बाद आया तो 1 रुपी हो गया, और अब पैसों में खेल रहे हैं यार। मंथ अनलिमिटेड फ्री है, एक ही बार रिचार्ज कराओ 1 साल के लिए, पता नहीं क्या क्या हो रहा शुरू हो गया। चलो, तो ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स एक सेकंड मेरे पास चेंज है। किसके अंदर चेंज है? फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। किसके अंदर? थर्ड चेंज फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्ट। आ जाओ जी बाहर के लोग, तुम भी आ जाओ हमारी कंट्री के अंदर बैंकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो, आ जाओ। पहले तो नहीं कर सकते थे, आ जाओ, बट आप कर लो क्योंकि अब हमारी कंट्री के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं, आ जाओ। द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स was raised to around 51%. The limit of foreign investment in banks were raised to around 51%. Foreign institutional investments such as merchant bankers, mutual funds, pension funds were now allowed to invest in Indian financial market. बाहर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी कंट्री में लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स लेकर। सर अलाउड है भाई, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, अलाउड है। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट बैंक्स, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ईज इन द एक्सपेंशन प्रोसेस। अगर आपके ऑलरेडी बैंक है, अगर आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आपको अब आरबीआई से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक्स वर गिवन अ फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो फर्स्ट क्या है मैम? फर्स्ट है चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। सेकंड क्या है? ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। थर्ड क्या है मेरे पास? इंक्रीज इन दी इन्वेस्टमेंट्स। एंड फोर्थ क्या है? ईज इन फॉर्मेशन, ईज इन एक्सपेंशन, ईज इन एक्सपेंशन। देयर आर 4 changes under the financial sector. All these changes considered to be a financial sector reforms. ऐसे अभी 4 इससे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़े थे। उसमें आप लोगों ने पढ़ा रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सेकंड आपने पढ़ा जी रिड्यूस इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड आप लोगों ने पढ़ा जी डी रिजर्वेशन अंडर दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और फोर्थ आपने पढ़ा MRTP एक्ट। फाइनेंशियल सेक्टर में आप 4 पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जी चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। सेकंड पढ़ रहे हैं जी ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। थर्ड पढ़ रहे हो इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंड फोर्थ पढ़ रहे हो जी ईज इन एक्सपेंशन। मुझे नहीं पता। ये मेरे पास 2 तरह के रिफॉर्म पढ़ाए हैं अभी मैंने। कौन कौन से गोलू? एक मेरे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म और एक मेरे पास ऐसे ही मेरे पास कौन से रिफॉर्म्स आ गए? टैक्स रिफॉर्म्स। कौन से आ गए? टैक्स रिफॉर्म। और टैक्स भी हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस बच्चे। यस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स पे करने का इंसिडेंस किसके ऊपर हो और पे वही करे, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। पे करने का इंसिडेंस किसी के ऊपर हो बट पे कोई और करे, दैट टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। उसको क्या बोलते हैं जी? इनडायरेक्ट टैक्स। So there are 2 types of taxes बच्चों, there are
टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार सिर्फ वंश देख लियो, बोलियो एक बार। डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो भी डायरेक्ट है, वो भी क्या है? और जो लोगों की अपनी इनकम के ऊपर लगता है वो इंडिविजुअल टैक्स, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो भी डायरेक्ट है, वो भी क्या है जी? और नेक्स्ट मेरे पास कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आप क्या है जी? जीएसटी। क्या है? पर टैक्सेस में सर चेंजेस क्या क्या आए वंश? 3 चेंजेस आए वंश। याद रखना, हमने ये बात जरूर कि हम चेंजेस पढ़ रहे हैं जी। तो टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस आए सर? सर टैक्सेस में 3 तरह के चेंजेस आए जी। मेरे पास फर्स्ट चेंज आया, दैट इज रिडक्शन इन टैक्सेस। टैक्स रेट को क्या कर दिया गया? कम। सेकंड, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड थर्ड, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। अगर किसी ने भी टैक्स पे करना है तो वो अपने घर बैठकर टैक्सेस को फाइल कर सकता है, आईटी फाइल कर सकता है, टैक्स पे कर सकता है 10 मिनट्स के अंदर जी। इस प्रोसेस को काफी सिंपल कर दिया गया। टैक्सेस के अंदर बहुत सिंपल से 3 रिफॉर्म दिए गए हैं जी। फोर्थ मेरे पास रिफॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स का। सर फॉरेन एक्सचेंज का मुझे मतलब पता है कुणाल सर, दैट इज फॉरेन करेंसी। सर बताओ सर क्या चेंज आया? सर डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। वाह भाई वाह, सारे मिलके बोलेंगे क्या जी? डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। क्या मतलब समझते हो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी का? रुपी की वैल्यू क्या हो गई है जी? कम। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर पहला रिफॉर्म आया कि भाई इंडियन करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर दिया फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। ये सोचकर कि चलो नई शुरुआत हुई है, अपनी करेंसी की वैल्यू कम करते हैं तो हमारी कंट्री के गुड्स बाहर की कंट्री के गुड्स थोड़े सस्ते हो जाएंगे, हमारी कंट्री से वो लोग फिर ज्यादा गुड्स लेंगे और हमारी कंट्री में भर भर कर फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ये सोचकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी डीमेरिट में पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सोचकर हम लोगों ने अपनी कंट्री करेंसी की वैल्यू क्या कर दिया? डीवैल्यू। क्या कर दिया? और उसको डीवैल्यू बच्चे गवर्नमेंट करती थी ना पहले। हाँ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता था पहले, आज क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। पहले क्या था? 1990 तक था फिक्स्ड, और 1990 के बाद क्या हो गया? वो सेकंड दिया हुआ रिफॉर्म, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो मतलब कि पहले कौन करती थी? गवर्नमेंट। अब विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो 2 तरह के रिफॉर्म्स आए, बस 2 ही तरह के, इसमें 2 ही हैं, इसमें सिर्फ 2 ही है मैम, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में सिर्फ 2 हैं। सबसे पहले क्या हुआ? डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। क्या मतलब है गार की डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का? सर डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन दी, यस, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय दी, लिखा भी हुआ यहां पे स्पेशली बाय दी, क्योंकि उस टाइम पर सबसे पहले हमारे पास क्या था? फिक्स एक्सचेंज रेट। क्या था? तो बाय दी गवर्नमेंट टू ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बोलो, टू ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट, द रुपी वाज डीवैल्यूड अगेंस्ट दी फॉरेन करेंसी। दिस लेड टू इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ, क्योंकि हमारी कंट्री गुड्स तो सस्ते हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे ना, तो हमारी कंट्री सब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और हमारी कंट्री में भर भर कर देती क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट मेरे पास क्या था? मार्केट डिटरमिनेशन। हाँ सर, हाँ मैंने अपने बच्चों को ये बात ऑलरेडी बता दी है कि इंडिया के अंदर हमारी कंट्री करेंसी की वैल्यू किसी और कंट्री करेंसी की टर्म्स में जो होती है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज सैक्रिफाइस्ड टू ऑब्टेन द फॉरेन करेंसी। सर बिफोर 1990 सर दैट रेट वाज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, बट आफ्टर 1990 दैट रेट, yes, that rate is determined with the help of demand and supply. This is the second reform under the foreign exchange reform. क्या है? The government allowed rupee value to be free from its control. Rupee value free from its control as a result, as a market forces of demand and determine the exchange value of Indian rupee in terms of foreign currency. क्यों? अब पहले करा और उसके बाद से शुरू हो गया क्या? फ्लेक्सिबल। यही सिर्फ मेरे पास 2 तरह के रिफॉर्म्स आए, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। एंड लास्ट रिफॉर्म ये रहे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये भी 2 ही हैं सिर्फ, ये भी 2 ही हैं जी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। अभी ऑब्वियसली बात है, ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड होंगे सारे। अभी 5 के 5 रिफॉर्म्स जो थे ना, अभी आप सारे बताओगे, ठीक है? कौन सा? ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। पहले कौन सा? रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या कर दी है जी? कम।
कैसे, क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज वर रिड्यूस टू इंप्रूव द पोजीशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन दी। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। अब पहले क्या होता था, इंपोर्ट करवाना है, हाथ तो रोक सकते नहीं, इंपोर्ट करवाना है तो क्या चाहिए था उसका, लाइसेंस। अब वो भी क्या कर दिया, अब लोग बाहर से क्या करवा सकते हैं, इजिली इंपोर्ट। तो क्या बोल रहे हैं, द इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्री। जो इंडिया के थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है इंडस्ट्रीज, उनके लिए तो अभी भी क्या चाहिए था, लाइसेंस। बाकी इंपोर्ट कराने के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंडर, लिबरलाइजेशन के अंडर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंडर, लिबरलाइजेशन के अंडर, ये मेरे पास 5 रिफॉर्म्स आए हैं स्टूडेंट्स। ये ना 5 रिफॉर्म्स। जैसे मेरे पास फर्स्ट रिफॉर्म था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, कम ऑन, फर्स्ट रिफॉर्म था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, सेकंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, थर्ड टैक्स रिफॉर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म बता बेटा, वो दिए पीछे से, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म बता बेटा।